वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा एक छोटी सी गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे, फिर बाद में शिकायत न करें। कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग के वक्त से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, लंबी इनिंग्स खेलने का फैसला अवाम करेंगे। शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने अपना वफद कल भेजा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, उस पर ना कोई सियासी बात हुआ ना कोई और बात हुई। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। माशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। हमारा तजवीज़ यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। ये उनकी सियासत के लिए, उनकी सियासी जमात के लिए बेहतर फैसले होगा और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी मुस्बत होगा। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान फारूक के बेटे लंदन जाकर इस्तदा करें कि उनके वालिद के कातिलों का पता लगाया जाए। नाम निहाद कायद तहरीक ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर भी वावेला मचाया। इस्लामी ममालिक ने इसराइल की जानिब से सोमालिया के खित्ते को सोमालीलैंड तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। इसराइली फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकालने की कोशिश नाकाबिल क़बूल है। इसराइली इक़दाम अफ्रीका, बहर अहमर और आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। रियासतों के हिस्से तस्लीम करना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इस दौरान सोमालिया की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों अकाबरीन ने ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बनाई। भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार वाशिंगटन में पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई मुमालिक के मुकाबले में टैरिफ पर बेहतर रियायतें दी गयी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। व्हाइट हाउस की काउंटर टेररिज्म तरजीहात में दाइश का कमांडर जाफर नुमाया हदफ था। पाकिस्तान ने एबीगेट हमले के मुल्जिम को गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका रवाना कर दिया। सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक यही लम्हा पाक अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली की अलामत बना। साबिक अमरीकी ओहदेदार ने इसे पाकिस्तान की संजीदगी का ताकतवर इशारा करार दिया। पहलगाम वाक़ये के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इकदाम था। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से निजी और ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई।
ٹرمپ فیلڈ مارشل آصم منیر کی مسلسل تعریف کرتے رہے۔ غزہ جنگ بندی کے موقع پر امریکی صدر نے سپہ سالار آصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ پاکستان نے خود کو مشرق وسطی میں مؤثر اور ذمہ دار اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر منوایا۔ خلیجی ممالک سے قربت اور ایران سے متوازن تعلقات پاکستان کے لیے سفارتی پلس بنے۔ پاکستان نے امریکہ کے لیے اہم معدنیات کے مسائل کا عملی حل پیش کیا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے واشنگٹن میں اسے دوبارہ مرکزی حیثیت دلا دی۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں بین الاقوامی جریدوں نے پاکستان کی ثالثی اور پالیسیوں کو تسلیم کیا۔ مشکل حالات میں پاکستان نے اپنا سکہ جمایا۔ مشاہد حسین سید نے کہا پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی۔ بھارت خود کو بہت بڑا ملک سمجھتا تھا، اس کی پسپائی ہوئی۔ تسلیم کر رہی ہے اور بار بار تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے اتنا بڑا، خاص طور سے واشنگٹن میں بیک کیا ہے۔ جریدوں نے پاکستان کی ثالثی اور اس کی بڑھتی ہوئی ڈپلومیسی سب نے تسلیم کیا ہے کہ مشکل حالات میں پاکستان نے اپنا سکہ جمایا ہے۔ آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن نے ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے جی، جو انہوں نے فوری طور پر ایکنالج کیا۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں انہوں نے پاکستان کو شکریہ ادا کیا۔ میں بڑی جان ہے، بڑی ہمت ہے، بڑی قوت ہے، صلاحیت ہے، کریڈیبلٹی ہے فارن پالیسی کی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو کال اور فعل میں تضاد نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو وعدے کیے اور ایک اصولی موقف کھل کے اپنایا۔ ہندوستان کے برعکس جو منافقت بھی کرتا ہے، اپنا صحیح بات بھی نہیں کرتا، کہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد انہوں نے امریکہ کی منتیں کی کہ ہمیں سیز فائر کرائے پاکستان کے ساتھ، اور بعد میں مکر گیا اس بات سے۔ تو یہ فرق ہے پاکستان میں اور ان میں۔ وزارت قانون نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان اسمبلی کو 1 سال سے زائد کی تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کے اس حوالے سے رہنمائی مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن نے تنخواہوں کی ادائیگی کا فیصلہ قومی اسمبلی پر چھوڑ دیا تھا۔ وزارت قانون نے رائے دی کہ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد بحال ارکان کا پہلا نوٹیفیکیشن ہی قابل اطلاق ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحال ایم این ایز کو بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ادائیگیاں متوقع ہیں۔ 19 ایم این ایز کو بقایا تنخواہوں کی مد میں 11 کروڑ سے زائد ادا ہوں گے۔ ہر ایم این اے کے حصے میں تقریباً 60 لاکھ روپے آئیں گے۔ صلاح کریں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ غزہ میں فوج بھیجنے کے فیصلے سے متعلق کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ غزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر سول ملٹری قیادت میں بہت کلیئرٹی ہے۔ قیام امن کے لیے اس فورس کا حصہ بنیں گے۔ پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی، وہاں بھی یہاں بھی، میٹنگز میں بھی، استنبول میں بھی اور نیو یارک میں بھی۔ I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing. فالوورز تو بناتے ہیں، حقیقی انگیجمنٹ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانیے پر مبنی ہے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں بیشتر پروپیگنڈا اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ٹی آئی کی ڈیجیٹل پریزنس ہے ایکس کے اوپر، وہ واضح طور پہ منظر عام پہ اب آ چکی ہے۔ صرف اور صرف لوگوں کو یہ ایک تاثر دلایا جاتا ہے کہ شاید ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے مقبول سیاسی جماعت ہیں۔ تمام تر اکاؤنٹس حال ہی میں بنائے گئے ہیں، نہیں ان کے حقیقی فالوورز ہیں۔ جھوٹے فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، باٹس کے ذریعے اپنی ایک انفلیٹڈ میڈیا پریزنس تو شو کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ بیشتر ایسے پروپیگنڈا بیسڈ اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں جو کہ بھارتی اکاؤنٹس ہیں اور پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں۔ ایک منظم پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی سیاست جھوٹ منفی بیانیے کے اوپر مبنی ہے۔ ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر من گھڑت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یوٹیوبر عادل فاروق راجہ کا نام 4 شیڈول کے تحت کالعدم افراد کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے عادل راجہ پر پابندی عائد کی گئی۔ عادل راجہ پاکستان کی سالمیت اور امن و امان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہے۔ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانیے پھیلانے پر کارروائی ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ دورے کی تفصیلات جانتے ہیں ذوالقرنین حیدر سے۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، یہ ہیڈ کوارٹر سیف سٹی ہیڈ کوارٹر کا
दौरा किया गया है और वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से जो जामे प्लान है वो तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अमन अमान के इक़दाम का भी मुशाहिदा किया है और कंट्रोल रूम में स्पेशल चाइनीज जेट पर सिक्योरिटी सर्विलेंस का भी मुआयना किया। इसके अलावा वहाँ पर एक इजलास भी किया है और इस इजलास में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायजा लिया गया है। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर दाखिला का ये कहना था कि रेस्क्यू 1112 ट्रैफिक सिक्योरिटी और CDMA को मरकज़ी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्कोप और दायरा कार को पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी मनसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा, जबकि इस्लाहात और टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल जो है उन्होंने कहा कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। IG इस्लामाबाद ने भी सेफ सिटी से मुतल्लिक कैपिटल स्मार्ट सिटी मुंतकली से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। मुहर्रम अल हराम में सेफ सिटी कैमरों की मदद से वक्त और वसाइल की भी बचत होगी। जी जुल्करनैन हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। PIA बिट जीत कर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाक भारत मैच में डबल सेंचुरी कर ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबरा आरिफ हबीब की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा PIA की निजकारी को लोग सराह रहे हैं। PIA में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वही एयरलाइन चलाएंगे, जो कारकर्दगी नहीं दिखाते उनको फिक्र करनी चाहिए। आई बिलीव कि अगर ये हुकूमत में रहती तो सबका जॉब चले जाते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो 13,000 से जो है वो 6,500 आ गए। वो हुकूमत में ही थी तो 6,500 आ गए, और अगर कुछ और अरसा रहती तो ये मैं समझता हूँ बाकी के भी सब जॉब जो है वो खत्म हो जाते, इसलिए कि एयरलाइन बंद हो जाती। नया इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा जहाज आएंगे तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वही काम करेंगे ना। ये नए बायर आके खुद तो काम नहीं करेंगे। वो PIA में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग ही उसको चलाएंगे, और जब ज्यादा जहाज बढ़ेंगे तो और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोग परफॉर्म नहीं करते, उनको फिक्र करने की बात हो सकती है। कॉमन पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हैं। अभी हमें अप्रिसिएशन जो है वो मिल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में डबल सेंचुरी कर दी है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की अस्करी तारीख में 2025 सुनहरी बाब के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मार्का हक में जंगी हिकमत अमली और भारत को दिए करारे जवाब में पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी लीडर्स ने भी एतराफ़ किया है। लईकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। अफवाज पाकिस्तान के लिए साल 2025 हर एतबार से गैर मामूली अहमियत का हामिल रहा। सबसे नुमाया अहमियत मार्का हक की रही, जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में रवायती दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय फिजाइया के राफेल तियारे गिराने और साइबर हमले करके भारतीय निज़ाम मफलूज करने की पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली का एतराफ़ अमरीकी सदर ट्रंप समेत कई आलमी लीडरों ने भी किया, और भारत पर पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी तस्लीम की गई। मगरबी सरहदों पर अफगान तालिबान रजीम के दौरान बार बार होने वाली दरअंदाजी रोकने के लिए नतीजा खेज हिकमत अमली इख्तियार की गई। दाखिली सतह पर दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए अफवाज पाकिस्तान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम बनाते हुए मुल्क भर में अज़्म इस्तेहकाम के तहत 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसमें 1873 भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हुए, जिनमें 136 अफगान दहशतगर्द थे। इन ऑपरेशंस में मादरे वतन के 57 सपूत शहीद और 207 जख्मी हुए। ज़माना अमन में भी पाक फौज को हर वक्त तैयार रखने और असर हाजिर के जंगी तकाज़ों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ मुश्तरका मशकें की, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों समेत मैरिटाइम सिक्योरिटी और खुसूसी ऑपरेशंस शामिल थे। लईकुर रहमान, एयरवेयर न्यूज़, इस्लामाबाद।